नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद मिले हैं दोस्तों, और आपको पता ही होगा मैंने मैसेज के थ्रू हर माध्यम से, जिस माध्यम से आप तक सूचना पहुंचानी थी मैंने पहुंचाया। थोड़ी समस्या आ गई थी, पारिवारिक समस्या, समझ सकते हैं आप लोग की फैमिली है तो फैमिली में कुछ न कुछ, इस समय सीजन भी चल रहा है, किसी को बुखार, किसी को वायरल, तो इन सब समस्याओं से अब एकदम फ्री हो चुके हैं हम, और आपके लिए एकदम नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ मैं फिर से एकदम काम पर लग गया हूं आप लोग के लिए। जैसा कि इस लंबी छुट्टी में काफ़ी उठापटक चल रही है एग्ज़ाम को लेकर, कि एग्ज़ाम होगा कब होगा, बार बार नोटिफिकेशन चेंज हो रहा है, एग्ज़ाम के डेट चेंज हो रहे हैं, कई एग्ज़ाम स्टेट लेवल के कंडक्ट भी हो रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, उसके बाद बीईओ का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे सभी एग्ज़ाम अब कंडक्ट होने लगेंगे। और हाँ, कई बच्चों का मैसेज आया, सर कोरोना का एकदम ब्लास्ट हो चुका है, पीक पर है। बेटा पीक पर है तो ठीक है, आप सोशल डिस्टेंसिंग, सरकार के जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए सारे एग्ज़ाम दे। बट देखिए, मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, अब थोड़ा सा लेट हो, थोड़ा सा क्या कहते हैं, कोरोना का थोड़ा कहर कम हो तब हो, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय से थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हुआ है, लेकिन आपका ये मतलब नहीं है कि आप तैयारी अपना बंद कर दें। कई बच्चों का मैसेज रेगुलर आ रहा था, सर रेलवे का क्या मतलब, रेलवे का कब से एनटीपीसी का एग्ज़ाम रुका हुआ है। बेटा देखिए, अब सभी बोर्ड एक्टिव हो चुके हैं, और सबसे बड़ी देख रहे हैं हम कई यूट्यूब चैनल्स पर एकदम मचा हुआ है, धुआंधार भविष्यवाणी चल रही है, बाबागिरी शुरू हो गई है कि ये सीईटी और एनआरए, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक बच्चा तो ऐसे मैसेज किया, सर ये एनआरए क्या सर वही है कागज वाला, कागज दिखाना पड़ेगा, वो वहां वाला, समझ जाइए। समझ गए कई लोग, ऐसा कुछ नहीं है। सीईटी है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, जो 3 संस्थाओं का एक कंबाइंड, 3 संस्थाएं जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आईबीपीएस और रेलवेज, अभी तक इन्हीं तीनों संस्था, जैसा कि नोटिफिकेशन जो गाइडलाइन आई है सरकार की तरफ से, उस गाइडलाइन में अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से क्या एग्जाम होगा। आज हम लोग पढ़ाई के लिए नहीं आए हैं क्लासेस में रेगुलर स्टार्ट करूंगा मंडे से, और आज आपसे मैं कुछ फीडबैक मांगूंगा टेलीग्राम चैनल्स पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप लोग जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। कई बच्चे अर्थमेटिक, कई बच्चे सर नंबर सिस्टम, बड़ा कन्फ्यूजन है। इतने दिन की छुट्टी के बाद आए हैं, एकदम पूरी एनर्जी, पूरी उत्साह के साथ आप लोगों से एकदम, क्या कहे, एक टीचर होता है ना, एक गाइड करने वाला होता है ना, कि 3 या 4 दिन नहीं पढ़ाता तो उसको लगता है यार कुछ नहीं किया, काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन काम तो कर ही रहे थे हम लोग, रेगुलर काम कर रहे थे, आपसे बातें हो ही रही थी, ग्रुप पर मिल ही रहे थे हम लोग, और थोड़ी सी समस्या थी वो सब हो गई। तो आज हम लोग यहाँ पर विशेष चर्चा के लिए जैसा कि आप थंबनेल देख लेंगे, यूट्यूब पर विशेष चर्चा है कि क्या है सीईटी और क्या है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती क्या कहते हैं, परीक्षा, एनआरए राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार की एचआरडी मिनिस्ट्री ने, ह्यूमन एंड रिसोर्स मिनिस्ट्री ने एक अलग से शिक्षा मंत्रालय का गठन किया। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का गठन यानी के पास एजुकेशन का एक सिस्टम अलग से काम करेगा। तो इन्हीं सब कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने एक फैसला लिया है कि ये जो 3 बड़े एग्जाम हैं, जो ग्रुप बी और ग्रुप सी, ग्रुप डी में लेवल में आते हैं, उनका एक कंबाइंड प्री टेस्ट लिया जाए। ठीक है, हम भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, एक एक पहलू पर बात करेंगे। जहाँ तक मैंने समझा है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने कईयों से बात किया है इस पर, कई मेरे रिलेटिव, मेरे स्टूडेंट्स कई हैं इस फील्ड में, जो एक्सटर्नल अफेयर में है, कोई डिफेंस में है, वहाँ से कुछ इनपुट निकला है कहीं से। और अभी पूरी तरीके से जब तक वो लोग क्लियर नहीं करते तब तक हम नहीं कह सकते कि
इसका क्या पैटर्न रहेगा, इसके सिलेबस में क्या आएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। सभी लोग अनुमान के तहत करें। जो चीज क्लियर हो रही है उसके लिए मैं बता देता हूं आपको पूरी कहानी। तो शुरू करें, थोड़ा सा इसकी जानकारी हो जाए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कई बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, कई बच्चे कि सर इससे फायदा होगा, इससे नुकसान कितना है। बेटा क्या फायदे हैं क्या नुकसान है सब देख लेंगे अभी। और हाँ, सबसे बड़ा फायदा तो गवर्नमेंट को होगा। अलग अलग एजेंसियों से पेपर कराना, डेट वाइज पेपर कराना, जैसा कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि कभी कभी होता था कि रेलवे का और एसएससी और बैंक का पेपर एक ही साथ लड़ जाता था, क्लैश कर जाता था, तो बच्चा क्या करे। हाँ, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि एक ही एग्जाम होगा। अभी तक चल रहा था ये, कुछ विभागों में ये लागू हो चुका है, जैसे कॉमन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट, ये पूरे देश का एक टीचर जिसमें वैलिडिटी 7 साल की होती है मेरे हिसाब से। और यूपी गवर्नमेंट कराता है एक टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसकी वैलिडिटी 5 साल होती है। और एक गेट का एग्जाम होता है, वो भी शायद 2 साल का है। जैसे हम लोग बीटेक किए हैं उसके जान रहे हम लोग, गेट का एग्जाम होता है पूरे इंजीनियरिंग और भी कई नॉन टेक्निकल ब्रांचेस भी गेट में हैं, उसके थ्रू भी कई एग्जाम होते हैं, इसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है। तो क्या है, इस पर थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कई जगह एकदम सिलेबस भी डिसाइड कर दिए हैं, इतने क्वेश्चन आएंगे। बेटा संभावनाएं हैं, ठीक है, क्या बनता भी तो सिलेबस के बारे में उसने कुछ कहा नहीं। क्वेश्चन इतना तो पता है कि ऑब्जेक्टिव होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये तो क्लियर है। अब कहानी रह गई कि कितने क्वेश्चन आएंगे, या ये बताना संभव नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि पेपर अगर 1 घंटे को होगा तो इतने क्वेश्चन, 2 घंटे का होगा तो इतने क्वेश्चन और पेपर एकदम मिला जुला होगा, इजी वे में होगा। क्यों? क्योंकि रेलवे के जो बच्चे उसमें इंग्लिश, रेलवे में बहुत इंग्लिश की मात्रा बहुत कम है, बैंक एसएससी इंग्लिश खूब है, इनके भी सिलेबस को देखते हुए काम किया जाएगा इस पर। इसलिए क्या होगा, अभी पूरी तरीके से क्लियर तो हो जाए, पहले एनआरए का गठन तो हो जाए। एनआरए का गठन हो जाएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन होने के बाद वो कंबाइंड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में बोलेगी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो भी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। थोड़ा मैं अपना फोन ले लूं, कई बच्चों के मैसेज भी हैं इसमें। ठीक है, कई मैसेज भी आए हैं मुझे, थोड़ा उनको भी देखा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इस पे काम किया गया है। देखिए आप लोग, पहली तो आप बताइए कि पहला बात यह है कि प्लीज को समझिए आप कि सीईटी क्या है। सीईटी क्या है? सीईटी को लेकर काफी उठापटक चल रही है कि सीईटी ये क्या, कौन कौन से एग्जाम कराएगा, किस किस एग्जाम के लिए इसमें बच्चे अपीयर होंगे। ठीक है, तो पहले इसको समझ लीजिए कि सीईटी क्या है। कि सीईटी है कॉमन, सीईटी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कई लोग इसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कुछ नहीं, उससे कहने का कोई मतलब नहीं है, नाम बदल के नाम कैसे भी हो, मेन मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये सीटी को कंडक्ट कौन कराएगा? जैसे एसएससी एग्जाम को कंडक्ट कराने की कुछ की संस्था थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एक मिनट बेटा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था। बैंक के लगभग एसबीआई को छोड़कर बाकी सभी एग्जाम को कंडक्ट कराती थी आईबीपीएस।
रेलवे बोर्ड था अलग से, आरआरबी बना हुआ था, रेलवे के सभी एग्जाम, जितने बड़े एग्जाम, छोटे एग्जाम, जेई, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सबको आरआरबी कंडक्ट कराती थी। तो पहले समझिए कि जो सीईटी बना है, सीईटी, ये किन एग्जाम को कंडक्ट कराएगी अभी तक। जैसा कि नोटिफिकेशन में पता चला है, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में, अभी तो शिक्षा मंत्रालय भी नहीं बना है, बस प्रोविजन आया है, बनेगा, सभी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में सब काम करेंगे। और एक बात, जहाँ तक मैं 7-8 साल से इस फील्ड में हूँ, और इस फील्ड में होने के कारण एक बात क्लियर हो गई कि अब सरकार एजुकेशन पे बहुत मतलब चिंतन कर रही है कि इस देश को, जो सबसे पिछड़ा हुआ था इस देश का एजुकेशन सिस्टम, पेपर होता था, पेपर में कुछ वायलेंस होते थे, फिर वो पेपर पता चला कि सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, फिर वहां से आए, फिर पेपर रद्द हो, फिर से पेपर हो, मतलब ये सब चीजें होती थी। अब धीरे धीरे, देखिए कोई भी बदलाव अचानक से नहीं होता, बदलाव धीरे धीरे होगा, और इस बदलाव धीरे धीरे ही संभव है, इस गवर्नमेंट में ही संभव है। पहले तो इस गवर्नमेंट ने अलग से शिक्षा मंत्रालय का ही प्रोविजन ला दिया कि लो भाई, अलग से हम शिक्षा मंत्रालय दे रहे हैं, इसके काम अलग, इसके मिनिस्टर अलग, इसके सब कुछ क्राइटेरिया अलग। तो इससे ये पता चल रहा है कि अब सरकार धीरे धीरे नींद से जागी है कोरोना काल के बाद, कि इस एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए। ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ही सही होगा जरूर। तो पहले समझ लीजिए कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी आने वाली है। आप लोग एकदम परेशान, जो लोग सिलेक्टेड हो चुके हैं उनके लिए भी खुशी की बात है, उनका भी फ्यूचर सिक्योर है, और जो नहीं हुए हैं वो भी अब अपने आप को एकदम सिक्योर समझे। एग्जाम टाइम टू टाइम होगा, वैकेंसी टाइम टू टाइम निकलेगी, और कहने का मतलब है, और सब फेयर होगा। ठीक है, चलिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कौन कौन से मेन संस्थाएं पहले जुड़ी हैं, जैसे एसएससी, सेकेंड है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और थर्ड है आईबीपीएस, और चौथी भी अभी बात चल रही है चौथे के लिए। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि जो चौथा मैं लिखने जा रहा हूं, स्टेट लेवल एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम जो राज्य सरकार कंडक्ट कराती हैं, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की स्टेट लेवल, जैसे यूपीएसआई हो गया, पुलिस से रिलेटेड, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड, लेखपाल हो गया, ट्रिपल एससी हो गई, जो ग्रुप बी, ग्रुप सी में आते हैं, पब्लिक सेक्टर का नहीं, सॉरी, पब्लिक सर्विस कमीशन का नहीं, ग्रुप बी, ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड जितने होते हैं। इस पर अभी मंथन, अभी राज्य सरकारों ने अपना इस पर निर्णय नहीं दिया है, लेकिन जहां तक संभावना है कि राज्य सरकार भी इस पर हाँ कर देंगी, क्योंकि सबको सभी सरकार के इनकम रिसोर्सेस कम लगे। देखिए, कहने का मतलब है कि सरकार खुद चाहती है कि वन नेशन वन कार्यक्रम, एक देश में जो कार्यक्रम हो एक साथ हो, वन नेशन वन कार्यक्रम। पूरी कहानी ऐसे समझिए अपनी भाषा में कि एक देश एक ही कार्यक्रम, ठीक है। एक एग्जाम ऐसा हो जिसमें सभी बच्चे समान रूप से दिखें, सभी बच्चे एक समान दिखें। अब इनके जो अलग, देखिए, हर एक के प्री और मेंस होते थे, एक प्री होता था, एक मेंस होता था, डिस्क्रिप्टिव, जिसके भी जैसे पैटर्न होते हैं, जहां तक अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा उसकी मैं बात कर रहा हूं, कि एक प्री, एक मेंस, एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था। अब इन सब का एक कॉमन प्री एग्जाम सबका कॉमन हो गया। अब इसी के स्कोर कार्ड को लेकर, जिसके स्कोर कार्ड मैं बताऊंगा कितने साल वैलिड होगा, उसकी कहानी क्या है, ठीक है, देख एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। ये एग्जाम कितनी बार कंडक्ट किया जाएगा, देखिए इस पर रिसोर्सेज सरकार के बहुत ज्यादा लग रहे थे। रेलवे का एग्जाम इसीलिए तो नहीं हो पा रहा है इतने जल्दी, क्योंकि इतने बच्चे हो गए हैं कि रेलवे उस, और कोरोना काल में इतना बड़ा एग्जाम, रेलवे का एग्जाम सबसे बड़ा एग्जाम होता था, ठीक है, बहुत बड़ा एग्जाम होता था, बहुत बच्चे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन पूरी भरी रहती थी जब रेलवे का एग्जाम। मुझे याद है सन 2011 या 2012 की बात मैं बता रहा हूँ, रेलवे का एग्जाम हुआ था, बहुत भीड़, एक जोन से दूसरे जोन, दूसरे जोन से तीसरे जोन, बच्चे एकदम घूम रहे हैं रेलवे में। तो ये सब चीजें थोड़ा सा समझिएगा, इसकी वैलिडिटी भी मैं बताऊंगा एक एक चीज, ठीक। चलिए,
तो ये हो गई कि अभी तक जो खुल के सामने आया है, जो ट्रांसपेरेंट रूप में दिख रहा है कि ये 3 संस्थाएं प्लस स्टेट लेवल मिलकर एक एग्जाम इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली संस्था का जो गठन होगा उसका नाम है NRA। NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एजेंसी इसका गठन अभी होगा, अभी हुआ नहीं है, इसका गठन होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी CET को कंडक्ट कराएगी और CET के थ्रू इतने एग्जाम कंडक्ट होंगे जिसका प्री लेवल, पहला स्टेज जिसे बोल सकते हैं, वो कंडक्ट होगा। अब सभी बच्चों के मन में एक एक सवाल, बहुत सारे सवाल बच्चों में आया था, मैसेज पर्सनली भी मैसेज बहुत आए थे। मैं गांव में था जहां नेटवर्क थोड़ा सा इशू चलता है, गांव की कहानी है, बाकी गांव में तो सब कुछ ठीक हो गया है। गांव का माहौल बहुत अच्छा लगा, पता ही नहीं चल रहा था गांव में कितने दिन बीत गए, कितने दिन थोड़ा सा पारिवारिक समस्या ना होती तो गांव का माहौल एकदम खुला विचार, बगीचे गांव में, हरियाली इतनी, गांव में कोई कोरोना नहीं, गांव में लोग आपस में बैठ के बगीचे में, फर्स्ट क्लास, बारिश का मौसम था, हर जगह हरा भरा, धरती एकदम पूछे नहीं। गांव में कितने दिन कट गए पता ही नहीं चला। बहुत दिनों बाद मैं गांव जाता हूं, इसलिए गांव की अब मैं क्या बताऊं, कभी दिखाऊंगा गांव के बारे में इसी चैनल पर, लेकिन अभी थोड़ा सा काम की बातें, ठीक है। और हाँ, स्टेट लेवल के बाद कई प्राइवेट सेक्टर भी, जैसे कि यूपीएससी में हुआ था कि यूपीएससी के इंटरव्यू में जितने लोग रिक्रूट हो गए, इंटरव्यू में जितने लोग क्वालिफाई कर गए, जरूरी नहीं अब उसमें से IAS IPS जितने लोग पब्लिक सेक्टर में जा रहे हैं वो छोड़कर और लोगों को प्राइवेट एजेंसियां हायर कर सकते हैं जो लोग इंटरव्यू के लिए एलिजिबल थे। वही कहानी इसमें भी हो सकता है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आउट ना हो, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब है कि CET के थ्रू क्राइटेरिया क्या क्या, इसमें डाउट है बच्चों के, बच्चे क्या क्या, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या, एकदम एक लाइन में समझिएगा आप लोग। और कई बच्चे, सर क्या ऑफलाइन खुलेगा? बेटा ऑफलाइन खुलना ना खुलना अब सरकार के गाइडलाइन पर है। कोरोना का इतना तेज ब्लास्ट हो गया है, अब देख मैं क्या बोलूं, सरकार के खिलाफ बोलना थोड़ा सा, खैर मेरी ही चुनी हुई सरकार है तो बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब समझिएगा इसका क्राइटेरिया क्या क्या होगा। कुछ क्राइटेरिया, ठीक है, नोटिफिकेशन में उस दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने कुछ बताया, वो चीज मैं बताने जा रहा हूं। जो नोटिफिकेशन उस साइड पे पड़ा हुआ है वो बताने जा रहा हूं, और जो वायरल है थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी। पहली चीज, मैं एक एक चीज में बताने जा रहा हूं, इसका क्राइटेरिया, इसकी कहानी कैसे शुरू होगी। पहली बात समझिएगा कि यह एग्जाम कब से शुरू होगा, या ये कब से, CET कब से लागू होगा, कब से लागू होगा। पहली बात है, कई बच्चे पूछ रहे थे सर कब से अप्लाई होगा या लागू होगा, कब से, ठीक है। तो कब से लागू होगा बेटा, जितने भी नोटिफिकेशन 2021 से आएंगे, कहां से, 2021 से, समझ लीजिएगा मेरी बात, कि जितने भी नोटिफिकेशन 2021 से आएंगे सब पर CET लागू होगा। एक ही साथ सबके नोटिफिकेशन आएंगे। पहले तो CET ही हो जाएगा कि CET का नोटिफिकेशन आ गया, इस किस किस एग्जाम के लिए वैलिड है, सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कई इसमें कंट्राडिक्शन भी है, मैं बताता हूं अभी, भ्रमित करने का, कई लोग YouTube पे अलग अलग चीजें बता रहे हैं। मतलब एक तरह से बाबागिरी शुरू कर दिए कि ऐसा ही होगा बेटा, ऐसा होगा, इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन, इसका कट ऑफ इतना होगा। बेटा कट ऑफ के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। अभी तो संस्था तो बने, NRA बने, NRA फिर प्रेस रिलीज करेगी, प्रेस रिलीज के बाद इसका गठन होगा, फिर ये बताएगी कि क्या क्या कैसे करना है, इसका नोटिफिकेशन आएगा। दूसरी बात, पहली बात हो गई कब से लागू होगा सर, 2021 से। दूसरी बात समझिएगा, एग्जाम कितनी बार होगा, एग्जाम
कितनी बार होगा होगा। तो बेटा एकदम क्लियर कट बोल दिया है सरकार ने कि एग्जाम साल में 2 टाइम्स इन ए ईयर, एक साल में 2 बार। ध्यान समझिएगा, एक साल में 2 बार। कई बातें आती हैं इसके बीच भी कि 2 बार सर कैसे होगा, क्या दोनों हम दे सकते हैं? कई बच्चे, क्या दोनों दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं दोनों। पहले में इसको, जैसे सपोज जनवरी में एग्जाम कंडक्ट हो, मेरा मानना ऐसा कि कब कराते हैं साल में 2 बार, 12 महीने में 2 बार। पहली बार दिया आपने, आपका स्कोर गार्ड थोड़ा सा औरों की तुलना में कम है। औरों की तुलना में कम है का मतलब यह है कि स्कोर को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो दोबारा भी बैठ जाइए। कब तक दे सकते हैं, कब तक दे सकते हैं ये भी है। अपर एज, आपका जो अपर एज है, अपर एज तक आप इसकी एग्जाम को दे सकते हैं। अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए हो सकता है कि इतने स्कोर कार्ड तक ही वैलिड हैं सीजीएल के लिए, जिनका जिनका स्कोर इतना है वो ही वैलिड है। तो पता चला पहले में आप क्वालिफाई तो कर गए हो लेकिन वैलिड नहीं हो, तो उसको इंप्रूव करने के लिए सेकेंड टाइम भी दे सकते हैं साल में ही। भी नहीं हुआ तो फिर तीसरी बार भी दे सकते हैं कि इतना आएगा स्कोर कार्ड, इस बार स्कोर इतना गया। स्कोर एक डिसाइड करना पड़ेगा, 10th लेवल पर कितना होना चाहिए स्कोर कार्ड, आरआरबी के लिए कितना होना चाहिए, आईबीपीएस के लिए कितना होना चाहिए, स्टेट लेवल के लिए कितना होना चाहिए स्कोर, वो स्कोर उस समय जरूरी है। चलिए, जहां कहीं भी फिर भी डाउट होगा आप मेरे से पर्सनली आप कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जुड़कर टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। तीसरी बात, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा। कई बच्चों का क्वेश्चन, मैं आप ही लोगों का क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा। तो पहली बात समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरी बात समझ लीजिए कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। किसका? सीईटी का ऑब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन होगा। अब इतने ही 2 बातों से आपको पता चल गया होगा कि समय बड़ा कम होगा। ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन होते ही समय बड़ा कम होगा, यहीं से अनुमान लगा सकते हैं आप, क्योंकि अभी एनआरए या सीईटी ने नहीं बोला कि कितना क्वेश्चन होगा, कितने समय में होगा, अनुमान लगा सकते हैं। और हाँ, इसके एग्जाम का जो लेवल सरकार की तरफ से बताया गया कि ये एग्जाम अब बड़े बड़े सेंटर नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंटर बनाए जाएंगे। पता चला एसएससी के एग्जाम होता था, दिल्ली के बच्चों को भेज देता था कहाँ, एमपी में, और एमपी के बच्चों को दिल्ली में बुला लेता था सीजीएल का एग्जाम दिलाने के लिए। ऐसा होता था, सेंटर चेंज होता था। लेकिन अब नहीं, थोड़ा सा सोचनी है इसमें, सोचनी भी है और आराम भी है आप लोगों के लिए। आराम यह है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जाम होगा जिसका सेंटर है, और एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होना अनिवार्य है, एक जिले में एक सेंटर होगा ही होगा, ठीक है, एक जिले में एक सेंटर होगा। और एक बात और यहां से समझिएगा, ऑनलाइन होगा। यह पेपर 12 भाषाओं में 12 लैंग्वेज, पूरे इंडिया में 12 लैंग्वेज में कंडक्ट होगा। कितने लैंग्वेज में? 12 लैंग्वेज। 12 लैंग्वेज। अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं हैं, 12 भाषा में पेपर कंडक्ट होगा। जैसे आप लोग का रीजन हिंदी है तो इंग्लिश हिंदी, कहीं तेलुगु है तो इंग्लिश तेलुगु, ऐसे कहीं तमिल है तो इंग्लिश तमिल, इंग्लिश प्लस उसके साथ रीजनल लैंग्वेज के साथ कंडक्ट होगा। 12 भाषाएं। क्या क्या समझे? कब से लागू होगा? 2021 एग्जाम कितनी बार होगा? 2 बार होगा। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका सेंटर रहेगा। ऐसे लिख सकते हैं कि सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। आइए अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्कोर क्या होगा? या कह लीजिए कि एग्जाम की
कितने साल के लिए वैलिड होगा, या स्कोर क्या होगा, स्कोर ही देख लीजिए, स्कोर क्या होगा, या कट ऑफ, कट ऑफ। अब इसमें विरोधाभास है, कट ऑफ में विरोधाभास ये है कि दो तीन तर्क के साथ हम बात कर सकते हैं। अभी तक कट ऑफ के बारे में जानकारी नहीं है। या तो इसका कट ऑफ एक फिक्स कर देगा कि इतने % के बच्चे ही इसका क्वालिफाई कर पाएंगे, या हर साल कितने बच्चों को लेना है इस एग्जाम में, हर साल उसका कट ऑफ निर्धारित हो। लेकिन जहां तक संभावना है कि कट ऑफ फिक्स कर देगा, जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यही अनुमान लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सेंट्रल कॉमन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका कट ऑफ फिक्स है 82 नंबर शायद, इसलिए इसका भी कट ऑफ फिक्स होगा। कितना फिक्स होगा, अब ये कितना % होगा, अब ये कहना संभव नहीं है इस समय, इसकी जानकारी, पूरी जानकारी नहीं है। या हर एग्जाम का कट ऑफ अलग अलग जाएगा कि इस बार का कट ऑफ इतना गया था, इस बार कितना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यही सब चीजें हटाने के लिए तो ये लाया है। स्कोर क्या होगा, कहानी क्या होनी है, कट ऑफ के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कट ऑफ क्या होगा, इसका स्कोर कार्ड कितने साल वैलिड होगा। अब आइए, वैलिड, वैध कितने साल वैलिड होगा, स्कोर कार्ड कितने साल वैलिड होगा, तो ये क्लियर है 3 इयर्स, 3 वर्ष के लिए वैलिड होगा। सीईटी का स्कोर कार्ड कितने साल के लिए वैलिड होगा, 3 वर्ष के लिए वैलिड होगा। अब 3 वर्ष के लिए मतलब एक बार एग्जाम दे दिया, अच्छा स्कोर का आ गया, तो आप 3 साल तक आपको सीईटी देने की जरूरत नहीं है। अब उसी स्कोर पर आप क्या कर सकते हैं, एसएससी, रेलवेज, आईबीपीएस। हाँ, अगर पता चला कि आप बैंक में इंटरेस्ट रख रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं और आपका स्कोर अच्छा नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूव मतलब जो एग्जाम देंगे उससे 3 साल फिर बढ़ जाएगा। इंप्रूवमेंट भी है इसमें कि इस बार इंप्रूव कर गया तो बैंक में एकदम ठीक। तो ये कहानी है इसकी वैलिडिटी की। अब आइए, इसका सिलेबस क्या होगा। सबसे अधिक अगर क्वेश्चन पूछा जाने वाला है तो सिलेबस के बारे में पूछा गया था। कहाँ लिखे हैं भाई, चलिए यहीं लिख देते हैं कि सिलेबस क्या होगा। तो बेटा सिलेबस में क्वेश्चन मार्क है कि सिलेबस होना क्या है, कुछ नहीं पता सिलेबस के बारे में। हाँ, अपनी संभावना सभी ने व्यक्त किया था तो मैं भी व्यक्त कर दे रहा हूं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। बताता हूं अभी बाद में सिलेबस के बारे में, आगे आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी, यहीं पर आ जाइए, ज्यादा देर मत जाइए। एलिजिबिलिटी, योग्यता। तो मैं एसएससी के पॉइंट को पकड़ के बात करने जा रहा हूं, क्योंकि देखिए जो एसएससी है, आईबीपीएस, रेलवे है, इसमें 10th लेवल पर भी एग्जाम होता है, 12 पर भी होता है और ग्रेजुएशन पर भी होता है। मतलब सर ये 10th लेवल भी है, 10+2 लेवल भी है। अब इसमें भी कहानी समझ लीजिएगा, ग्रेजुएशन लेवल है। अब 10th 12th ग्रेजुएशन भी हम नहीं बोल सकते हैं। अब इसमें भी चेंज आ गया है कि 10th लेवल को समाप्त कर दिया, 12th लेवल को क्या बोलेंगे। अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इस पर एक दिन जब समय मिलेगा तब चर्चा करेंगे। सरकार ने ये सिस्टम भी खत्म कर दिया, 10+2 वाला सिस्टम भी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बीच में जितने दिन मैं छुट्टी पे था, मैं न्यूज में देख रहा था हर चीज को, क्या क्या सरकार ने खत्म किया है। तो कई चीजें देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव बहुत जरूरी था। शिक्षा नीति कब की है, बहुत पुरानी शिक्षा नीति हो गई थी, उसी में बदलाव किया गया। 10+2 जो हटाया गया, 10+2+3 ऐसे कुछ लाया गया। अभी उसके बारे में पूरा मैं पढ़ूंगा, फिर बताऊंगा आपको। पूरी जानकारी आ गई है, न्यूज में चल रहा था, काफी दिनों तक चल रहा था कि सरकार ने ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया। तो इसका एग्जाम 10th 12th और ग्रेजुएशन, मैं इसी में बात करूंगा पुराने पैटर्न पर। नया पैटर्न जो आएगा, आप लोग सभी बुद्धिजीवी हैं, सब लोग पढ़ेंगे क्या होना है। इस पर भी थोड़ी देर में चर्चा करूंगा, एक सिलेबस पर और एक 10th 12th, और इस पर भी कई बुद्धिजीवी अपना अपना मत दे रहे हैं खतरनाक तरीके से कि बेटा ग्रेजुएशन लेवल का दे दोगे तो सबके लिए वैलिड हो जाएगा। अरे मूर्ख हो क्या, तो 10th वाला क्या होगा,
ये मूर्खता ही है, ऐसा नहीं करना भाई। ऐसा संभव तब होगा जब बताता हूं अभी पूरी डिटेल में। अटेम्प्ट, सर कितने बार हम एग्जाम दे सकते हैं, यहीं पर लिख देता हूं। अटेम्प्ट बेटा अपर एज तक, ये सरकार ने बताया है। अब कैटेगरी वाइज अपर एज जितना भी हो आपका, अपर एज तक आप इस एग्जाम के लिए वैलिड है। अब इससे ये पता चल गया कि सर रेलवे में अपर एज ऐसा होता था, इतना % रिजर्वेशन मिलता था, सेम वही कंडीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एग्जाम में एक ही। अब एक बच्चा कह रहा सर आरक्षण खत्म, बेटा आरक्षण मुद्दे पे बहस नहीं करना। आरक्षण मुद्दे पर बहस करने का मतलब है कि अपना काम की चीजें नहीं है, अपना दिमाग खपाना। आपको क्या मतलब है आरक्षण हो ना हो, आरक्षण पे बात नहीं करना अभी। तो ये पूरा का पूरा मैंने सिनाप्सिस बना दिया। 2-3 बातें हम करेंगे इस पर अभी थोड़ी देर में अलग से, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, एक सिलेबस पर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले। जहां तक मैं अपना पूरा का पूरा जितना मैं समझा हूं, इतने दिन में मैं इसको समझा रहा हूं। 2-3 चीजें इस पर क्लियर नहीं हो पाई हैं, उसके लिए अभी जब तक सरकार का गाइडलाइन नहीं आएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री से कोई गाइडलाइन नहीं आता, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए मैं इसको रब करता हूं। अब आते हैं कुछ और काम की बातें पर। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बच्चों तक कई बच्चे, देखिए अगर जो समझदार है वो समझ गया, अपना पढ़ाई करना शुरू कर दिया, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा कि यार आएगा नोटिफिकेशन आएगा, हम एलिजिबल हैं, बस देंगे। दिक्कत उनके लिए है जो एक्सपायर हो चुके हैं या एक्सपायर होने के करीब हैं, उनके लिए थोड़ा समस्या है। पहले ही अटेम्प्ट, तो उनके लिए हर जगह समस्या है भाई। मैं तो उनके लिए बोल रहा था कि कोरोना काल काफी अच्छा रहेगा, लेकिन उनको शॉकिंग न्यूज आ गई, कई न्यूज शॉकिंग मिले हैं। कोरोना काल उनके लिए अच्छा, अगर पढ़ रहे हैं अच्छे से तो बहुत अच्छा है उनके लिए कोरोना काल, कि जितना लेट से एग्जाम का तैयारी तो है, आपको तो चांस मिलना ही मिलना है। अब बात आता है कि इसके सिलेबस पर। देखिए सिलेबस, ठीक है, सिलेबस पर देखिए सेंट्रल लेवल पे अगर सिलेबस होगा, कई लोग हिंदी की भी मांग कर रहे थे, इसमें हिंदी भी होगा। बेटा हिंदी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, अभी तो इस पर विवाद है कि नहीं है, क्या है। हिंदी इसलिए नहीं होगा कि हिंदी रीजनल लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है। तमिल में तमिल बोलेंगे, अब तमिल में पेपर हिंदी और इंग्लिश नहीं होता है, वहां का रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश। अब यूपीएससी में क्या है कि हिंदी अनिवार्य है और इंग्लिश अनिवार्य है, तो तमिल में भी हिंदी देना पड़ेगा उन्हें। वो हिंदी को, जैसे अपने नॉर्थ यूपी और एमपी राजस्थान के बच्चे इंग्लिश को लोड लेते हैं, साउथ इंडिया में उतना हिंदी का लोड आ जाता है उन्हें, ठीक है। तो जो पैटर्न हम लोग को लग रहा है, काफी लोगों से बातचीत किया गया, वो पैटर्न वही रहेगा जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, यही रहने वाला है। संभावना ये है, अभी भी इसका सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है उसमें और कुछ डाल दे, एथिक्स डाल दे, कुछ क्वेश्चन एथिक्स के, कुछ क्वेश्चन योगा के डाल दे। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या कैसे होना है। कुछ क्वेश्चन फिलॉसफी के हो जाएं, वो अलग है, नैतिकता डाल दे, कुछ भी डाल सकता है। लेकिन जो पैटर्न हम लोग जैसा सोच रहे हैं, अगर उस तरीके से हुआ तो यही 4 रहेंगे, क्योंकि ये चारों आईबीपीएस, रेलवेज और एसएससी कॉमन लगभग है। कहानी इंग्लिश के साथ हो जाती है कि रेलवे में थोड़ा इंग्लिश का वेटेज कम है, ठीक है, हिंदी का ज्यादा है, तो हिंदी रीजनल लैंग्वेज के तहत यूज किया जाएगा। इसमें हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए हिंदी होगा, हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए हिंदी नहीं होगा। तो हिंदी, इस पर बहस नहीं करना। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे ही सब्जेक्ट रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये मेरा अनुमान है, अभी तक सरकारी डेटा पे ऐसा नहीं कि सिलेबस ऐसा होगा, ठीक। अगर 1 घंटे का पेपर होगा, 1 आवर्स का, तो वही चीज समझ लीजिए कि अगर 1 घंटे का सीईटी होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो 25 और 25 यही रहेगा।
2 घंटे का होगा तो डबल कर लेना, क्या करना है। अब कंप्यूटर बेस्ड है, 1 घंटे में कहानी खत्म। यही होना है, हो सकता है, होना है, हो सकता है अगर यही पैटर्न रखेगा तो, लेकिन अभी वहां से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इस पर चर्चा नहीं कर सकते। हाँ, कई बच्चों का है कि सर 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन। अब जैसे एसएससी 10th लेवल पर एमटीएस का एग्जाम कराता है, 12th लेवल पर सीएचएसएल का और ग्रेजुएशन लेवल पर सीजीएल का, ऐसे ही कराता है। फिर क्लर्कियल हो जाता है 12th लेवल पर, फिर बैंक, उसके बाद रेलवे कुछ 12th लेवल पर, कुछ टेक्निकल, अलग अलग चीजें। सर जो लोग ग्रेजुएट हो गए हैं, देखो भाई इस पर भी अभी विरोधाभास है। कई लोग कह रहे हैं कि जो सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल के जो स्टूडेंट है, अगर ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ बनेगा, ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ अगर क्रॉस कर गए हैं तो ये दोनों उन पे इंक्लूड हो जाएगा। अब देखो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रेजुएशन के बाद दोनों इंक्लूड हो जाएगा। 10th पास बच्चा ग्रेजुएशन के बारे में नहीं जानता कि कितना लेवल आएगा, लेकिन बेस तो 10th ही रहेगा। उसके लिए ये कहानी थोड़ी सी टफ है। तो जहां तक अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या इन सब के अलग अलग एग्जाम देने पड़ेंगे, कि 10th लेवल का सीईटी कंडक्ट होने जा रहा है। अब 10th लेवल के जो लोग क्वालिफाई किए हैं वो 10th लेवल के जो एग्जाम होंगे उसमें एलिजिबल होंगे। 12th लेवल का 12th लेवल कंडक्ट कराया जा रहा है, 12th लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो सब 12th लेवल के जितने एग्जाम होंगे उसमें होंगे, ग्रेजुएशन लेवल के जितने हैं ग्रेजुएशन में होंगे। ऐसा भी हो सकता है। अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार ने यही खत्म कर दिया है, 10+2 खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, क्या कहानी होनी है। अभी पहले इसको तो क्लियर करे। बात समझिएगा ध्यान से। तो जो कार्यक्रम होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इन पर भी, सबका अलग अलग होगा कि एक ही स्कोर पर तीनों की वैलिडिटी होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, जो इनके मेंस के एग्जाम है, जैसे सीजीएल ग्रेजुएट लेवल, सीएचएसएल मेंस के जो एग्जाम है, रेलवेज के, बैंक के, पीओ के और क्लर्कियल के मेंस के जो एग्जाम है, उनका पैटर्न वही रहेगा। देखिए सीटी निकालने के बाद आप एक बाउंड्री है जो इतने एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं। सीटी जैसे निकाल लेंगे तो बाउंड्री क्रॉस कर जाएंगे, बाकी लोग पीछे रहेंगे। फिर वहां से आपका रुझान जिस तरफ है उस तरफ आप जाएंगे। बैंकिंग सेक्टर में जाना है, इंस्पेक्टर बनना है, रेलवे में जाना है, रेलवे बोर्ड में जाना है, वहां से आप निकलेंगे। ठीक है, तो उनका मेंस लेवल वो ही डिसाइड करेंगे, उसका पेपर। अब उसका पेपर कौन कराएगा? क्या मेंस का भी पेपर यही अपनी अपनी संस्था कराएगी? जब संस्था ही नहीं रहेगी तो मेंस कराएगा कौन? ठीक है, तो अलग बात है कि हो सकता है कि उनको भी एनआरए कंडक्ट करवाए। ठीक, उनको भी एनआरए, कि एसएससी का मेंस एनआरए करा रहा है, भाई बनेगा, गठन होगा, अच्छे अच्छे लोग उसमें होंगे, वो रेलवे का एनआरए कराए। अभी उस पर भी कोई बहस नहीं है। फालतू बातें नहीं करना। हाँ, राज्य सरकारें, सबसे अच्छी बात है कि राज्य सरकार लेवल का जो पेपर होगा, जैसे लेखपाल हो गया, पटवार हो गया, यूपीएसआई हो गया, SSSC हो गया, अधीनस्थ के जितने चयन बोर्ड हैं, ये सब इतने चयन बोर्ड बन गए हैं ना कि अधीनस्थ है, पब्लिक सेक्टर, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, समझ में नहीं आता। कई बच्चे जो नए नए होते हैं, सर ऐसे कैसे होगा, ये एग्जाम कौन कराता है, IBPS वाला कैसे। तो अभी कई चीजें का रुझान आना बाकी है। रुझान का धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, आप लोग तैयारी करते रहिए। जेई, नीट, गेट, CTET, ये सब एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं। अब से आ गया CET, ये भी ऑल इंडिया लेवल पे होगा। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस जो हम करके लाए थे वो आप तक समझाए हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग जरूर देखिएगा, इसको समझिएगा। अब इस पर कोई भी डाउट, बहस नहीं करना, सर आपने ऐसे बताया, आप ऐसे कह रहे हैं, फला टीचर ऐसे कह। देखो जहां मैं बोल रहा हूं, जहां कंट्राडिक्शन, वहां मैं खुद ही बोल दे रहा हूं कि अभी इस पर क्लियर नहीं है। आप देख लो ना, साइड उठा के, पढ़े लिखे हो, चले जाओ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साइड पर, वहां से देख लो, HRD मिनिस्ट्री की साइड पे जाके देख लो क्या आया है। पढ़े लिखे हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, वहां से पढ़ो, दिमाग लगाओ। ठीक है, और नंबर सिस्टम, अब आते हैं सिलेबस। मंडे से जिस टाइम पे वीडियो आपको मिलता था, हो सकता है मॉर्निंग में मिलना शुरू हो जाए, मैं कोशिश करूंगा मॉर्निंग में मिले।
कि 1 घंटा मॉर्निंग में, 1 घंटा इवनिंग में। कोशिश मेरी यही है। तो मंडे से आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा। मैंने कई बच्चों का परसेंटेज नंबर, बेटा परसेंटेज शाम को, सुबह नंबर सिस्टम, सब एक साथ होगा। थोड़ा सा रिलैक्स होने दो, सितंबर आने दो थोड़ा। पता चला ऑफलाइन भी, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी बेटा। कई बच्चे सर ऑफलाइन शुरू हो जाएगा तो ऑनलाइन। बेटा ऑनलाइन से क्या मतलब है ऑफलाइन से? ऑनलाइन तो आपके लिए हमेशा रहेगा। ये तो जब आपकी इच्छा करे तब अपडेटेड वर्जन ऑनलाइन। अब ऑफलाइन में अब तो वही चीज है कि जिस क्लास में 400 लोग बैठते थे, अब मुझे नहीं लगता कि 40 से अधिक बैठाएगी सरकार। भाई सोशल डिस्टेंसिंग नाम की भी एक शब्द आ चुका है, सोशल डिस्टेंसिंग। कोचिंग संस्था वाले अब यही सोच रहे हैं कि अरे यार अब तो सैनिटाइजर भी, उसका भी पैसा बच्चों से वसूला जाएगा, मास्क भी दिया जाएगा। बेटा 40 बच्चों का बैच है, बड़ा हॉल है, सोचो आपकी कैसे कैसे पढ़ाई होगी। सोच के भी अब वो जमाना बीत गया। अब ये कह रहा है कि सर शादी में डीजे, एक मित्र हैं शादी में डीजे। बेटा वो भूल जाओ, जिनकी शादी हो गई 2-3 साल तक तो आप उस तरीके से शादियां नहीं देख पाएंगे जिस तरीके से अभी हो रही थी। भीड़ भाड़ एकदम मस्ती वाली शादी, मतलब क्या होता था, एकदम झूम कर। तो वहीं कोचिंग के लिए भी है कि 2-3 साल तक अभी भूल जाओ कि 600-800 के बैच बनेंगे, एक क्लास में बैठेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग लाते ही गाइडलाइन भी फॉलो होगा। इस गाइडलाइन को फॉलो ना करने पर जान रहे हैं ना, सरकार के कड़े नियम है, भले ही कोई किसी कोरोना हो चाहे ना हो। तो प्लीज आप लोग इन सब चीजों पर ज्यादा बहस मत कीजिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सिलेबस आप यही पढ़ते रहिए। अब कोई ये ना पूछ देना गुरुजी आपने एथिक्स शब्द का जिक्र किया था, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल वर्क के लिए योगा जैसे कैसे क्या, बेटा वो सब चीजें नहीं है, वो सब जब आएगा। देखिए चेंज के हिसाब से, बदलाव के हिसाब से अपने अंदर काबिलियत रखिए कि आपके अंदर भी बदलने की क्षमता है। 2014 यूपीएससी में, सन 2011 यूपीएससी में सीसेट आया था, आधे गायब, आज तक उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। यूपीएससी का रिजल्ट आता है, हिंदी माध्यम का सिलेक्शन कितने, इतना दोष किस पर जाता है? सीसेट। बेटा उसका दोष नहीं है, 10th लेवल के मैथ आते हैं। अगर 10th लेवल के मैथ भी आपका तैयार नहीं है तो आप आईएएस बनने का ख्वाब देख रहे हैं, आपके अंदर क्वालिटी ही नहीं है। खुला बोल रहा है, क्वालिटी ही नहीं है आपके अंदर। 10th लेवल का मैथ नहीं कर पा रहे हो, आप आईएएस बनोगे, आईआरएस बनोगे, क्या करोगे भगवान जाने। तो उस पर ध्यान ना दीजिए भाई। आप लोग अधिक से अधिक किताबें पढ़िए। ये मार्केट में जो फला का नोट्स है, ढेका का नोट्स है, ये नोट्स है, वो नोट्स है, बेटा इन्हीं की वजह से तो कितने सिलेक्शन रुक गए। यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, नोट्स नहीं बेटा, मूल किताबें पढ़िए, जो किताबें उनके लिए पर्टिकुलर बनाई गई हैं। क्योंकि यूपीएससी में यार फैक्ट, या किसी भी एग्जाम की बात कर ले, फैक्चुअल चीज नहीं, ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो। आप सेमेस्टर का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो कि पतली वाली पढ़ लिया, 1 महीने में सेमेस्टर निकल गया। पूर्वांचल का तो फला, अवध यूनिवर्सिटी का, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो निकलता है मास्टर माइंड टाइप का, ऐसे काम नहीं चलने वाला दोस्तों। आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में आपके हर एक ज्ञान का परीक्षण होता है। इसी को तो इंटरव्यू क्यों होता है? आपके मेंटली कि आप कैसे प्रिपेयर हैं, अपने आप को कैसे रखते हैं। आप ज्ञान तो है आपके अंदर, लेकिन आप मेंटली कितना प्रिपेयर हैं। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ आज के लेक्चर में यही समाप्त करता हूं। मंडे से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, तो मंडे तक का इंतजार कीजिए। कल संडे है ही। हाँ, क्लासेस डेली चलेंगी जैसे चल रही थी पहले। डेली प्रॉपर नोट्स बनाइए। पीडीएफ भी कुछ टॉपिक के तैयार हो चुके हैं, कुछ टॉपिक के नहीं हुए, धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं वो भी। ठीक, तो मंडे मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पर। लाइव भी होगा, टेंशन मत लीजिएगा, लाइव भी होगा। जैसे ही थोड़ा अभी देख रहे हैं पूरी स्थिति खराब है, ठीक है, तो मंडे से मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पर। चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक करवाइए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों में, ताकि उन्हें भी लाभ मिले, उन्हें भी बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ सोमवार को इसी टाइमिंग पर नंबर सिस्टम के साथ। थैंक यू सो मच।